दोस्तों, जैसे कि किसी खेल में यदि सारे खिलाड़ी अलग हो जाएं तो खेल नहीं खेला जा सकता। वैसे ही यदि किसी व्यापार में पार्टनर्स यदि अलग अलग हो जाएं तो पार्टनर जो व्यापार है उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप का विघटन या साझेदार का विघटन। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या फर्म का विघटन के बारे में। जहाँ पे कोई एक पार्टनरशिप फर्म मतलब जहाँ पे पार्टनर्स रहते हुए किसी व्यापार को चला रहे होते हैं। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया कि साझेदारी होता क्या है, पार्टनरशिप होता क्या है, कि हमने देखा कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके या साझेदार मिलके, पार्टनर मिलके किसी व्यापार को, व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं। अब इसका जो अधिनियम होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का जो लागू होता है। तो यदि हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से ज्यादा जब कोई व्यक्ति मिलके किसी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। इसके बाद हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कि जो कि एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से किसी व्यवसाय में जब किसी तरीके का चेंज आता है साझेदारी में, तो किस तरीके से हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। जैसे हमने देखा था उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, जहाँ पे हम एक साझेदार का आगमन होता है, जहाँ पे यदि पूंजी कम पड़ती है, कैपिटल कम पड़ता है, तो हम एक नए पार्टनर्स को क्या करते हैं, फर्म में एडमिट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि टाइम टू टाइम जब फर्म चलता रहता है और जब पार्टनर्स की एक उम्र हो जाती है, एक कंडीशन हो जाती है, तो पार्टनर्स फर्म से क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है ना। इसके अलावा हमने देखा कई बार आकस्मिक या फिर किसी भी वजह से पार्टनर्स की यदि डेथ हो जाती है तो वहां पे हम देखते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप का, जहां पे हम पढ़ेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, या फर्म का विघटन का मतलब क्या होता है। तो यदि हम बात करें विघटन की, तो साझेदार का विघटन निम्न प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से साझेदारी का विघटन हो सकता है, तो यदि हम बात करें विघटन की, तो यहाँ विघटन का मतलब होता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि अब ये जो फर्म है, बाय चांस जैसे ए और बी सी तीनों मिलके किसी फर्म को चला रहे होते हैं। तो जब वो किसी फर्म को चला रहे होते हैं, अब वो ये चाहते हैं कि हम इस व्यवसाय को, अब हम इस बिजनेस को क्या करते हैं, बंद कर दें। हम इस बिजनेस को क्या करते हैं, विघटन कर दें, मतलब एक तरीके से डिसॉल्व कर दें। तो जब वो डिसॉल्व करेंगे तो उस केस में हमें करना क्या है, जो भी उसकी संपत्तियां होंगी, परिसंपत्तियां होंगी, जिसको हम एसेट्स बोलते हैं, उन एसेट्स को वो क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे, या कोई साझेदार उस एसेट को लेके चला जाएगा। इसी तरीके से यदि हम लाइबिलिटीज की बात करें, देनदारियों की बात करें, तो देनदारियों के साथ क्या होगा, ये देनदारी सारी पेड ऑफ हो जाएंगी। तो इसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस बचेगा वो पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जब किसी साझेदारी का अंत होता है, किसी पार्टनरशिप का अंत होता है, तो उसमें हमें करना क्या होता है, उसमें हमें जो भी एसेट और लाइबिलिटीज होती हैं उनको बेच देना होता है। जैसे हमने देखा था एडमिशन के केस में और रिटायरमेंट के केस में और डेथ के केस में, कि यदि कोई पार्टनर आता है या जाता है मगर फर्म सदा क्या रहता है, चलता रहता है, तो हम खाली जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो चेंज हो रही होती है, चेंज होने का मतलब होता है जो भी उनमें परिवर्तन आता है, या तो वैल्यू क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, या तो क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो उसको हमने देखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम उसको बनाते हैं, उसको देखते हैं। मगर यहाँ पे पूरा केस अलग है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरे फर्म को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो फर्म होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो भी हमारी संपत्तियां होंगी, परिसंपत्तियां होंगी, उसको हम बेच देंगे। लाइबिलिटीज जो भी हमारे देनदारियां होंगी उनको हम पे कर देंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा अंत में वो पार्टनर्स आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यह हमारा कहीं ना कहीं विघटन का है। तो अब विघटन निम्न प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, मतलब उनके लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाए। मतलब वो ये चाहते हैं कि हाँ, अब ये जो फर्म है इसको हम छोड़ के अब एक नया फर्म बनाते हैं, जहां पे हम अपना लाभ और हानि जो अनुपात है उसको अलग तरीके से विभाजित करेंगे। या नए साझेदार का प्रवेश, या साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, साझेदार की मृत्यु, साझेदार का दिवालिया होना। मतलब कि किसी भी कारण से, हो सकता है दो ही पार्टनर हो, एक चला जाए, या हो सकता है कोई एक नया पार्टनर आ रहा हो, तो ये जो पुरानी फर्म है हम उसको खत्म करके और एक नई फर्म क्या कर ले, स्टेब्लिश कर ले या बना ले। इसके बाद साझेदार का दिवालिया होना। दिवालिया का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर है वो अब कैपेबल नहीं है, वो पार्टनर क्या नहीं है, अब स्थिति में नहीं है कि वो जितना उसने कर्जा लिया उस कर्जे का भरपाई कर पाए। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो फर्म होता है वो अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जाता है। कैसे डिसॉल्व हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, कि जब
साझेदार पार्टनर की ही कैपेसिटी नहीं होगी कि वो अपने जो कर्जे हैं या जो डेब्ट है उसको पे कर पाए, तो उस केस में क्या होता है, इंसॉल्वेंसी कहलाती है। और जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा कोई पार्टनर, किसी भी पार्टनर का दिवालिया हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, अपने आप ही फर्म का विघटन हो जाएगा। निर्दिष्ट कार्य का समापन यदि साझेदार इसी के लिए गठित की गई है। निर्दिष्ट कार्य मतलब कोई काम के लिए यदि हमने साझेदारी बनाई है, जैसे कोई पार्टनर है ए और बी, वो मिलके किसी रोड को बनाते हैं और उस रोड को बनाने में उन्होंने पार्टनरशिप करी, तो सिंपल है, जैसे ही वो रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप ही उनकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, विघटन हो जाएगी या डिसॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा साझेदार की अवधि का समापन यदि साझेदार एक निर्धारित समय अवधि के लिए की गई है, मतलब पर्टिकुलर जो पार्टनरशिप होती है कि हमने जो पार्टनरशिप करी है वो किसी काम के लिए करी है, और जैसे ही वो टाइम के लिए करी है, और जैसे ही वो समय हो जाएगा, अवधि पूरी हो जाएगी, उस अवधि के बाद हम फर्म को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, उस फर्म को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कि फर्म का विघटन का मतलब क्या होता है, तो यदि हम साझेदार फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश से या न्यायालय के दखल के बिना या इस खंड के बाद में वर्णित अन्य तरीकों से हो सकता है। उल्लेखनीय है कि फर्म का विघटन होने पर साझेदारी की विघटन अवश्य हो जाएगी। तो जैसे ही क्या होगा, फर्म का विघटन हो जाएगा, फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, जो पार्टनरशिप होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, अपने आप ही जो पार्टनरशिप है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब यदि अगर कोई फर्म है, कोई कंपनी है, वो अगर बंद हो जाए, तो साझेदार भी जो होंगे, जो पार्टनर्स होंगे, उनके बीच का भी जो रिलेशन होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये कोर्ट के निर्देश से भी हो सकता है कि विघटन जो हो रहा है किसके निर्देश से हो, कोर्ट के निर्देश से हो। दूसरा ये भी हो सकता है पार्टनर, जैसा हमने डिस्कस किया कि उनने किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक चीज के लिए क्या करा था, पार्टनरशिप करा था, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। या हमने बात करी थी टाइम की, कि अगर उस टाइम को कंप्लीट कर लेती हो पार्टनरशिप, तो अपने आप की फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। हालांकि साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन को नहीं दर्शाता। मतलब यदि पार्टनर्स के बीच में कोई चेंज आएगा, मतलब अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। मगर फर्म अगर डिसॉल्व हो तो इसका मतलब पक्का है कि पार्टनरशिप भी डिसॉल्व। जैसे मैं क्या बोलूं कि ए और बी पार्टनर्स है, अब इनने किसी सी को लाया, ए और बी जो फर्म को चला रहे थे, अब वो फर्म क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। ये फर्म जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और एक ये जो पार्टनरशिप है ए और बी की, ये चेंज होके किसके साथ मिल जाएगी, सी के साथ। तो अब जो नए फर्म होगी उसमें पार्टनर्स कौन होंगे, वो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। मतलब यदि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप जैसे ए और बी पार्टनर थे, अभी इनने क्या करा, अपना जो भी रेशियो प्रपोर्शन था उसको हटा के, प्रॉफिट लॉस था उसको हटा के, कोई एक नए पार्टनर को बुला लिया। जब उन्होंने नए पार्टनर को बुलाया तो जो फर्म था वो कंटिन्यू चलता रहा, मतलब फर्म में कोई बदलाव नहीं आया, मगर जो पार्टनरशिप थी इनके बीच में ए और बी की, उसका विघटन हो जाएगा। अब नई पार्टनरशिप होगी किस किस के बीच में, ए बी और सी के बीच में। तो यही वो कहना चाहता है क्या, कि यदि फर्म डिसॉल्व होता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, विघटन हो जाएगा। मगर यदि साझेदारी डिसॉल्व होती, विघटन होती है, तो उससे फर्म का डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है। इसके बाद है फर्म का विघटन निम्न में से किसी भी प्रकार से हो सकता है। सबसे ज्यादा पहला क्या है, समझौता द्वारा विघटन। फर्म का विघटन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है, कैसा, सभी साझेदारों की सहमति द्वारा। मतलब ए बी और सी जैसे तीनों पार्टनर्स हैं, तो तीनों पार्टनर्स ये चाहें कि अब हम क्या नहीं करना चाहते, अब हम इस फर्म को कंटिन्यू करना नहीं चाहते, हम अब इस फर्म को या हम अब इस व्यापार को चलाना नहीं चाहते। तो जब वो उस व्यापार को नहीं चलाना चाहते, तो आपस की जो समझदारी होगी, आपस की जो सहमति होगी, आपस की जो साझेदारियों की सहमति से वो क्या करेंगे, उस फर्म को खत्म कर देंगे। दूसरा, साझेदारों के मध्य अनुबंध के अनुसार, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में था। यदि वो ये चाहते हैं कि नहीं अब हमें फर्म को इतने टाइम पीरियड के बाद बंद करना, नहीं अब हमारा फर्म का ये टारगेट हो जाएगा तो हम फर्म को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो जैसा उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, जैसा उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनुबंध होगा, उस हिसाब से फर्म क्या होगा, विघटन हो जाएगा। यदि हम आगे बात करें अनिवार्य विघटन, फर्म का अनिवार्य विघटन निम्न परिस्थितियों में होता है। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब कि अब इनके पास भी ऑप्शन नहीं है, इनको क्या करना पड़ेगा, साझेदारों को फर्म को क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये कब केस होगा, जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, जैसा हमने बात करी थी इंसॉल्वेंट। तो दिवालिया हो जाए, दिवालिया हो जाए का मतलब होता है कि जब कोई साझेदार उस कैपेसिटी में ही नहीं है कि जितना उसने कर्जा लिया है या फर्म ने कर्जा लिया है अब वो उसको पे कर पाए। तो जब वो उसको पे नहीं कर पाएगा तो अपने आप ही फर्म क्या हो जाएगा, अपने आप ही फर्म को कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, अनिवार्य तरीके से क्या करना पड़ेगा, विघटन करना पड़ेगा। या किसी अनुबंध को करने में
असक्षम हो जाए, मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने ले लिया है मगर आप कर नहीं पा रहे हो उसको, या आप उसमें कैपेबल नहीं हो कि आप उस क्या कर पाओ, उस अनुबंध को पूरा कर पाओ, तो अपने आप ही फर्म क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसके अलावा जब फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए, गैर कानूनी का मतलब है इलीगल, कि आपका बिजनेस ऐसा हो इलीगल हो। इलीगल का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है बिजनेस का, मतलब कि कोई भी बिजनेस यदि लीगल है तो हम उसको बिजनेस मानेंगे, यदि वो इलीगल है तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो किसी तरीके की पार्टनरशिप नहीं होगी, अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, अनिवार्य तरीके से क्या हो जाएगा, विघटन। जब कोई स्थिति पैदा हो जाए कि साझेदार फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए, मतलब इलीगल हो जाए, जो व्यवसाय उन लोग कर रहे हैं इलीगल हो जाए, जब एक साझेदार ऐसे देश का नागरिक हो जिसके भारत के साथ युद्ध घोषित हो जाए, मतलब एनिमी कंट्री वाला जो प्रोविजन है, एनिमी कंट्री, अगर हम किसी एनिमी कंट्री के साथ पार्टनरशिप में आ जाए तो अपने आप ही हमारी पार्टनरशिप इलीगल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी एनिमी कंट्री के जो पर्सन है उसके साथ हम किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। इसके बाद यदि हम बात करें अनिश्चितता की स्थिति में साझेदार के बीच अनुबंध की स्थिति में फर्म का विघटन। अब क्या होगा इसमें, यदि एक निर्धारित अवधि के लिए गठित हो उस अवधि का समापन पर, है ना, मतलब कि यदि कोई एक टाइम पीरियड फिक्स हो कि ए बी सी ने तीनों ने मिलके 6 साल 5 साल के लिए पार्टनरशिप करी है, तो अगर ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो अपने आप ही इनकी पार्टनर्स क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप विघटन हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी। यदि एक या अधिक उपक्रम के लिए गठित है तो उसको पूरा होने पर, मतलब यदि किसी काम के लिए उसने उस पार्टनरशिप को बनाई है पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं, तो अगर उस काम के लिए बनाई है, जैसे ही वो काम गठित होगा अपने आप ही पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके अलावा साझेदार की मृत्यु पर, जब पार्टनर दो है या एक है, दो या तीन है और दो की मृत्यु हो जाए या एक की मृत्यु हो जाए, तो उस केस में पार्टनरशिप अपने आप ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके अलावा साझेदार का दिवालिया घोषित होने पर, कि यदि वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब सूचना द्वारा विघटन स्वैच्छिक, इस साझेदारी की स्थिति में यदि एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर साझेदार फर्म का विघटन की इच्छा व्यक्त करता, मतलब कि कोई भी एक या सारे पार्टनर्स मिलके आपस में क्या करें, डिसाइड करें कि नहीं अब हमें फर्म को कंटिन्यू नहीं करना है, और अब हम क्या कर लेते हैं, इस फर्म को क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, इस फर्म को क्या करते हैं, विघटित कर लेते हैं, इस फर्म को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उस केस में अपने आप ही फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा न्यायालय द्वारा विघटन एक साझेदार की याचिका पर निम्न स्थितियों में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकते। कब? जब कोई साझेदार मानसिक संतुलन खो दे, मतलब कि जब कोई पार्टनर इनकैपेबल हो जाए माइंड से, अनसाउंड माइंड जिसको हम बोलते हैं, कि जिसका दिमाग ही काम नहीं करे कि उसको क्या डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है, तो अपने आप ही कोर्ट ऑर्डर देगा कि नहीं ये कैपेबल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है इसकी कि वो पर्सन कोई डिसीजन ले सके और ये पार्टनर रह सके, तो ये न्यायालय या कोर्ट द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, जब कोई साझेदार स्थायी रूप से साझेदार के कर्तव्यों का पालन करने में असक्षम हो, मतलब जैसा कोई एक पार्टनर्स का ड्यूटी होता है, उस ड्यूटी को क्या करना, कर्तव्य को करने में क्या हो, असक्षम। अगर वो असक्षम होता है तो कोर्ट ऑर्डर देके क्या कर सकता है, उस फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। जब कोई साझेदार कुप्रबंध का दोषी हो जिससे कि फर्म का व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका हो। कुप्रबंध मतलब मिसमैनेजमेंट, है ना, कि वो ऐसा कोई काम कर दे जिससे क्या हो जाए, जिससे जो फर्म है उसको नुकसान हो और फर्म के जो डिसीजंस हैं वो ऐसे उल्टे सीधे ले लिए गए हों जिसके कारण फर्म को कहीं ना कहीं चलने में असमर्थता आगे जाके हो। इसके बाद जब कोई साझेदार जानबूझकर बार बार साझेदार अनुबंध का उल्लंघन करता है, तो हम याचिका लगा के लिटिगेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर एक तरीके से हम कोर्ट में जाके ऑर्डर लेके उस फर्म को अपने आप ही क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व। जैसे होता है कई बार आप उन लोगों के साथ साझेदारी में आ जाते हो जिन पे आपका कोई जोर नहीं हो, और आप क्या करते हो, उनके डिसीजंस को आपको जबरदस्ती मानना पड़ता है। आप बार बार उनसे कहते भी हो कि व्यापार को नुकसान हो रहा है, मगर वो अपने फायदे के लिए फर्म को क्या कर रहा है, चलाता रह रहा है। तो आप इस केस में जाके न्यायालय की मदद लेके अपने जो फर्म है उसको डिसॉल्व करके जो भी आपका डिस्प्यूट है उसको आसानी से सॉल्व करवा सकते हो। इसके अलावा जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे पक्ष में हस्तांतरित कर दे, तो सीधा है आप पूरा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर दो, जो मेरा व्यापार है मैं अब खुद इसको नहीं चलाना चाहता, मैं क्या करूं, किसी और को इस व्यापार को सौंप दूं, तो उस केस में अपने आप ही आपका फर्म का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। जब फर्म को व्यवसाय चलाने में हानि के अतिरिक्त कुछ ना हो, मतलब कि लॉस ही लॉस हो रहा है, तो जब लॉस ही लॉस होगा तो सिंपल है वो दिवालिया हो जाएगा, उसकी ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि वो जो उसको डेब्ट पे करने हैं या जो लाइबिलिटीज पे करनी है, देयता पे करनी है, वो पे कर पाए, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। जब न्यायालय फर्म का विघटन को
ठीक व न्याय संगत समझे। मतलब जब भी उसको लगे कि हाँ इस फर्म को बंद कर देना या इस फर्म को कंटिन्यू नहीं चलने देना ही सही रहेगा, उस हिसाब से वो फर्म क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। तो ये कुछ परिस्थितियां थी जहां पे फर्म क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। यदि हम आगे बात करें कि साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन, है ना, अभी हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप, है ना, साझेदारी का विघटन, मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप मतलब जो रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में उसका। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्म की, मतलब जो एक कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं कि कंपनी जो ABC तीनों से मिलकर बनी है उस कंपनी की बात कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें व्यवसाय की संपत्ति, तो जब साझेदार का विघटन होता है तो व्यवसाय का समापन नहीं होता, मतलब व्यवसाय क्या नहीं होता, एंड नहीं होता, खत्म नहीं होता। मगर जब हम फर्म के बात करते हैं तो फर्म के केस में क्या हो जाता है, जैसे ही वो विघटन होता है अपने आप ही व्यवसाय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, व्यवसाय क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। यदि हम परिसंपत्ति और दायित्व की व्यवस्था की बात करें तो परिसंपत्ति एवं दायित्व का पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है और नया तुलन पत्र तैयार किया जाता है, मतलब नई बैलेंस शीट बनती है, जो परिसंपत्तियां और दायित्व हैं उनको पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है, जिसको हमने देखा था पूर्ण मूल्यांकन खाते के द्वारा। और जो भी उनमें चेंजेस आए प्रॉफिट लॉस बांटने में, जो भी प्रॉफिट उनको मिला या आने वाले समय में जो भी उनका लाभ हानि अनुपात होगा, उस हिसाब से वो नए तुलन पत्र में उस चीज को दर्शाएंगे। अगर हम फर्म के विघटन की बात करें तो हम क्या करेंगे, परिसंपत्तियों का विक्रय, मतलब इसको क्या कर देंगे, एसेट को बेच देंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था, सोल्ड कर देंगे। और जो दायित्व है उसको क्या कर देंगे, भुगतान, पे कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि अब हम आगे जाके इस फर्म को चलाना ही नहीं चाहते, तो जो भी हमारी संपत्तियां होंगी, परिसंपत्तियां होंगी, उनको हम विक्रय कर देंगे, बेच देंगे, और जो भी हमारे दायित्व होंगे उसको हम क्या कर देंगे, भुगतान कर देंगे। यदि न्यायालय का हस्तक्षेप की बात करें तो न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि साझेदार का विघटन आपसी समझौते द्वारा होता है। ये आपस में खुद पार्टनर चाहते हैं कि नहीं अब ये इस तरीके से नहीं उस तरीके से क्या करना चाहते हैं, कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किसी चीज को बांटना चाहते हैं, अपना लाभ अनुपात बांटना चाहते हैं, अपना जो कैपिटल का प्रोपोर्शन है वो कम ज्यादा करना चाहते हैं। तो ये पार्टनर की रजामंदी है कि वो किस हिसाब से उस चीज को करता है। मगर फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश द्वारा किया जा सकता है, मगर जो न्यायालय है उसका फर्म पे जोर हो सकता है, वो क्या कर सकता है, उसको विघटन किया जा सकता है, जैसा हमने अभी केस देखा। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, तो साझेदार के मध्य आर्थिक संबंध जारी रहते हैं किंतु परिवर्तित रूप में, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हैं, जो भी लेन देन है, जो भी सारी चीजें हैं पार्टनर्स के बीच में, वो कंटिन्यू रहती है, वो डिसकंटिन्यू नहीं होती, वो खत्म नहीं होती, वो कंटिन्यू रहती है। और जो भी चीजें हैं वो जो भी परिवर्तित चीजें हो चुकी है, मतलब रेशियो अगर लाभ हानि अनुपात का बदलाव हुआ है तो उस हिसाब से या किसी भी चीज के हिसाब से उस चीज में बदलाव आता है। साझेदारों के आर्थिक संबंध समाप्त संबंध हो जाते हैं, मतलब जो आर्थिक संबंध है वो भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं ना, मतलब कि ये जो आर्थिक संबंध है क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद है पुस्तकों का बंद होना, तो व्यवसाय के समाप्त न होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं होती, मतलब हमें कोई बंद करने की जरूरत नहीं होती, अकाउंट को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा जो भी चेंजेस है उस चेंजेस के हिसाब से नया तुलन पत्र बनता है, नए जो भी एग्रीमेंट है उस हिसाब से जो साझेदार है वो लाभ हानि बांटते हैं, अपने कैपिटल को कंटिन्यू करते हैं, अपने व्यापार को कंटिन्यू करते हैं। मगर यहाँ पर क्या होता है, बहियों को बंद कर दिया जाता है, बहियों मतलब खातों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब फर्म आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो जो भी उनके बीच में सारे लेन देन होंगे उन सबको सेटल करके जो भी हिसाब किताब होगा सारे हिसाब किताब को प्रॉपर क्लोज करके और जो भी खाते होंगे सबको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था जहां पे हमने डिस्कस किया कि क्या विघटन का मतलब होता है, विघटन क्यों कैसे किया जाता है, किस किस कंडीशन में विघटन किसी साझेदारी का होता है, क्या विघटन अगर फर्म का होता है तो साझेदारी का विघटन होता है, तो हमने देखा हाँ। मगर यदि साझेदारी का विघटन होता है मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म का भी विघटन हो जाए या डिसॉल्व हो जाए। इसका मतलब है पार्टनरशिप के जो रिलेशन है आपस में वो किसी भी तरीके से बदले जा सकते हैं, मगर यदि फर्म में किसी तरीके का चेंज आता है या फर्म को हम डिसकंटिन्यू करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, विघटन करते हैं, तो उससे जो पार्टनरशिप है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमने यही देखा कि विघटन का मतलब होता है क्या, कि किसी व्यवसाय को हम क्या कर रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं, और जो भी हमारी परिसंपत्तियां हैं उनको हम बेच रहे हैं, जो भी हमारे दायित्व हैं उनको हम पे कर रहे हैं, ताकि आगे जाके इस फर्म को क्या नहीं कर सके, हम दोबारा चला ना सके, या हम इस फर्म को अब आगे नहीं चलाना चाहते, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, खत्म
कर देते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो, या आप और कोई टॉपिक चाहते हैं जिन पे हम आपको वीडियो बना के दें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।